नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का एक और वार, वोट चोरी करने वालों को बचाने का लगाया आरोप। कहा कर्नाटक सीआईडी ने 18 बार मांगी जानकारी, लेकिन आयोग ने नहीं दिया जवाब। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। कहा किसी भी वोटर का नाम ऑनलाइन डिलीट नहीं कर सकते। बीजेपी का पलटवार। कहा राहुल ना संविधान समझते हैं ना कानून, धमाका करने आए थे, ड्रामा कर चले गए। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में रौनक। 8 साल के बाद निफ्टी बैंक में लगातार 12वें सत्र में तेजी। बाजार में तेजी की हैट्रिक। फार्मा, आईटी, बैंकिंग में खरीदारी। डिफेंस और एनर्जी शेयर्स में दबाव। टाटा ग्रुप की कंपनी नेल्को लगाएगी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस। सूत्रों के मुताबिक लाइसेंस के लिए दिया आवेदन। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में स्टारलिंक, वनवेब और जियो के बाद चौथी कंपनी। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर की बात। जेनजी आंदोलन में हुए नुकसान पर जताई संवेदना। हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। बिहार चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे अमित शाह। राहुल की अधिकार यात्रा को बताया घुसपैठिया बचाओ यात्रा। नीतीश कुमार से भी की मुलाकात। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, कई घर दबे, 10 से ज्यादा लोग लापता। हिमाचल में बरसात में अब तक 1500 से ज्यादा घर ध्वस्त, 417 लोगों की मौत। कल तक के लिए हाई अलर्ट। और गुजरात से दिल्ली तक गरबा डांडिया की तैयारी। डांस क्लासेस में स्टेप सीख रहे हैं युवा। वहीं कनॉट प्लेस का गुजराती लेन ड्रेस और एक्सेसरीज खरीदने वालों से गुलजार। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने आज फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे चुनाव आयोग और सीईसी ज्ञानेश कुमार को घेरा। राहुल ने कर्नाटक के अलंद विधानसभा से जुड़े कुछ दावे दिखाए और कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार को कर्नाटक सीआईडी के सवालों के जवाब देने चाहिए। वहीं चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों पर पूरी तरह से निराधार बताते हुए खारिज किया। इधर बीजेपी ने तो तीखा हमला करते हुए ये भी कहा कि राहुल दावा तो हाइड्रोजन बम का कर रहे थे, लेकिन ये फुलझड़ी जैसी निकली। राहुल का कहना है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आरोप है कि कांग्रेस के मजबूत बूथों से वोटरों के नाम हटाए गए। यहां तक कि दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों से ओटीपी जनरेट कर नाम डिलीट किए गए। राहुल का तर्क है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है तो एक हफ्ते के भीतर कर्नाटक सीआईडी को सबूत क्यों नहीं देता। राहुल गांधी ने सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को घेर लिया और कहा, आपको पता है वोट चोर कौन है, लेकिन आप उन्हें बचा रहे हैं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने उठ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। दरअसल पूरा विवाद कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ। यहां 2023 में मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने खुद अनियमितताओं को पकड़ा और एफआईआर दर्ज कराई। रिकॉर्ड बताते हैं कि 2018 में यह सीट बीजेपी ने जीती थी, जबकि 2023 में यहां से कांग्रेस को जीत मिली थी। यही वजह है कि राहुल गांधी को शक है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए वोटरों की सूची से नाम काटे गए, लेकिन राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। ईसी का कहना है
कि कोई भी आम व्यक्ति ऑनलाइन वोट नहीं हटा सकता। किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले नोटिस और फील्ड वेरिफिकेशन जरूरी होता है। ईसी सूत्रों का कहना है कि ज्ञानेश कुमार ने सिर्फ 6 महीने पहले पद संभाला है। पिछली गड़बड़ियों का ठीकरा उन पर फोड़ना अनुचित है। साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से कॉल सेंटर जैसे सिस्टम का दावा भी भ्रामक बताया गया। इसी बीच बीजेपी भी इस मुद्दे पर एक्टिव थी। पार्टी नेताओं ने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी रही। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा। अब नजर इस बात पर है कि राहुल जिस हाइड्रोजन बम का इशारा कर रहे उसमें कितना धमाका होगा। तो आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। राहुल के आरोप धमाका या ड्रामा, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। चलिए अब बात करेंगे शेयर बाजार की। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में रौनक रही। तेजी की हैट्रिक लगाते हुए सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 320 पॉइंट चढ़कर 83,014 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 93 पॉइंट चढ़कर 25,424 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में लगातार 12वें सत्र में तेजी देखने को मिली। जुलाई 2017 के बाद निफ्टी बैंक में लगातार 12वें दिन तेजी रही। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो फार्मा, आईटी, बैंकिंग शेयर्स में खरीदारी, वहीं डिफेंस और एनर्जी शेयर्स में दबाव देखने को मिला। चलिए आपको बता दें 23 सितंबर से आनंद राठी शेयर का आईपीओ खुल रहा है। प्राइस बैंड की बात करें तो ये 393 से 414 रुपए प्रति शेयर है और इश्यू साइज 745 करोड़ रुपए का है। इस पर ही कंपनी के मैनेजमेंट से खास बातचीत की कंचन नौटियाल ने और आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी ये भी जाना। कैपिटल मार्केट की कंपनी आनंद राठी अपना आईपीओ जो है वो लेके आने वाली है। इस आईपीओ में क्या खास है, फ्यूचर के क्या प्रोस्पेक्ट है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर एक कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री की जो कंपनी है वो दस्तक देने वाली है। कैसी फीलिंग है और जो यूटिलाइजेशन है मनी का, जो फंड रेज आप करने वाले हैं, दिस इज कंप्लीटली फ्रेश इशू, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा? देखिए धीरे धीरे ये बिजनेस क्या हुआ है, पहले लेस कैपिटलाइजेशन और लेस कैपिटल इंटेंसिव था। धीरे धीरे इसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है जैसे जैसे समय, और आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से ये मोर कैपिटल इंटेंसिव हो गया। रीजन काफी है, इसमें कई इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का समावेश होना पड़ता है, आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट फॉर गेटिंग लिमिट्स होना पड़ता है और योर रिक्वायरमेंट टू फंड कस्टमर्स होना पड़ता है। तो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की नीड को पूरा करने के लिए ये इशू किया है, जो कि 745 करोड़ रुपए का है। उसमें से 550 करोड़ रुपया प्योरली हमने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी किया है और ये सारा का सारा पैसा हम कंपनी में ही रेज कर रहे हैं एज ए प्राइमरी इशू। राइट, तो प्राइमरी फ्रेश इशू कंप्लीटली आ रहा है, इसमें से कोई भी ओएफएस हमें नहीं देखने को मिला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस टाइम पे अगर हम क्लाइंट बेस की बात करें तो एक्टिव क्लाइंट बेस किस तरीके का है और आगे चल के हमें क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है? अगर आप हमारी कंपनी का मॉडल देखें तो हमारे पास दो मेन बिजनेस स्ट्रीम है, रेवेन्यू स्ट्रीम है इस कंपनी के। एक है ब्रोकिंग, दूसरा है नॉन ब्रोकिंग। तो ब्रोकिंग एंड नॉन ब्रोकिंग दोनों मिला के अगर आप कस्टमर बेस हमारा देखें तो करीब 2,15,000 से 2,20,000 कस्टमर एक्टिव कस्टमर बेस है। और प्योर ब्रोकिंग में देखें तो मार्च 25 में करीब अबाउट 1,47,000 एक्टिव कस्टमर बेस है, जो कि ब्रोकिंग की सर्विसेज यूटिलाइज कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा कस्टमर बेस। जहां तक ग्रोथ का सवाल है, हमारा एक्टिव कस्टमर बेस पिछले 4-5 सालों से CAGR टर्म में जिसको बोलते हैं अराउंड 16 से 18% की ग्रोथ से ग्रो कर। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और बड़ी खबर आपको बता दें। टाटा ग्रुप की कंपनी नेल्को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने दूरसंचार विभाग में इसके लिए आवेदन भी दिया है। खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं, कंपनी को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए लाइसेंस कब तक मिल सकता है?
देखिए, अगर आपको सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज देनी है तो आपको GMPCS लाइसेंस चाहिए। 2022 में कंपनी ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन 2023 में कंपनी ने अपना एप्लीकेशन वापस ले लिया। कंपनी ने कहा कि नई पॉलिसी आएगी तो हम दोबारा से लाइसेंस के लिए आवेदन करेंगे। अब हमें जो सूत्र बता रही, कंपनी ने अब GMPCS VNO लाइसेंस के लिए आवेदन किया और बहुत जल्दी कंपनी को लाइसेंस भी मिल सकता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, GMPCS में अगर आप लाइसेंस लेते हो तो आपको अपना नेटवर्क लगाना पड़ता है, लेकिन VNO में आपको अपना नेटवर्क नहीं लगाना पड़ता। आप किसी कंपनी के नेटवर्क के साथ शेयरिंग करके उसके नेटवर्क पर अपने ग्राहक जोड़ सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, अपने ब्रांड के साथ सर्विसेज बेच सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। कंपनी ने इसके लिए ऑलरेडी OneWeb के साथ करार कर लिया है और अगले 2 से 3 महीने के अंदर सरकार सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन करने की तैयारी भी कर रही है। कंपनी को तब तक लाइसेंस भी मिल जाएगा और कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर के करार करके अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने की शुरुआत कर देगी। और जो दूसरी कंपनियां जैसे स्टारलिंक है, OneWeb है या फिर रिलायंस जियो, इन सब के साथ अपनी एक अलग से सर्विस सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज दे सकती है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन ने कहा कि GST कटौती का स्टील सेक्टर पर इनडायरेक्ट असर आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्टील इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी से घरेलू कंपनियों को काफी सपोर्ट मिला है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। स्टील सेक्टर कैसे इसको देख रहा है? कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, क्या आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? स्टील पर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था क्योंकि GST रेट्स फॉर स्टील वर नॉट चेंज, पर स्टील पर जरूर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आप ऑटो सेक्टर देखिए या कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखिए, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और स्टील का कंजम्पशन सब सेक्टर्स में होता है। तो इसीलिए दी आर कस्टमर्स आर हैप्पी, देन वी आर ऑल्सो हैप्पी। पिछले कुछ समय में से जो एक थोड़ा सा स्लो डाउन जो हमें देखने को मिल रहा था, आपको क्या लगता है ये कब तक रहने वाला है? और अगर हमें 250-300 टन के अगर उस पर पहुंचना है, आपका क्या मानना है? किस तरह का इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट को करना चाहिए इस वक्त? उसमें एक्चुअली स्टील सेक्टर में आप देखिए तो ऑलमोस्ट स्टील कंजम्पशन ग्रोथ 10-12% पे लेवल पे है। तो बिकॉज क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, इसीलिए उसका असर हम लोग देख रहे हैं। तो आई थिंक स्टील कंजम्पशन ग्रोथ हैज बीन वेरी स्ट्रांग। तो अभी आप देखिए तो आई थिंक 160 मिलियन टन लेवल पे है कंजम्पशन। हमारा सिर्फ ये था कि बिकॉज इंडियाज मेजर ग्रोइंग मार्केट ऑफ स्टील, वी शुड मेक श्योर दैट स्टील इज नॉट डम्प्ड इन इंडिया, क्योंकि स्टील सेक्टर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में देखिए तो स्टील सेक्टर इज वन ऑफ द लीडर्स इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। If you see steel companies, private sector, at least 30-40,000 crore per year का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। टाटा स्टील का 10-12 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हर साल में है। तो दैट इन्वेस्टमेंट शुड नॉट गेट डिरेल्ड बाय cheap imports which are priced in a manner that the suppliers are not making money. ये नहीं कि चाइनीज स्टील इंडस्ट्री जो ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहा है they are profitable. Most of them are not profitable. तो their problem should not be exported to us. इसीलिए हम लोग को सेफगार्ड ड्यूटी पर हम लोग गवर्नमेंट के साथ बातचीत किए थे और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिला है 12% सेफगार्ड ड्यूटी का. सो दैट इज हेल्पिंग. सो वी जस्ट नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स अगेंस्ट अनफेयरली प्राइस्ड इंपोर्ट्स. Otherwise, the sector is growing and we are the second largest producer of steel in the world. चलिए अब बात नेपाल की, जहां हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बातचीत की और हाल ही में जेनजी आंदोलन के दौरान हुई जानमाल की हानि पर गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को हर संभव मदद दिलाने का भी भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह जानकारी सोशल मीडिया X पर साझा की और नेपाल को 19 सितंबर को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। खबर बिहार से, जहां पर सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं और इसी के चलते आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे। पटना के मौर्य होटल में नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने पहुंचे। दोनों ने करीब 30 मिनट तक बातचीत की। मीटिंग में डिप्टी CM सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। इसके बाद अमित शाह ने रोहतास में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अपने संबोधन में शाह ने राहुल गांधी की यात्रा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का विषय शिक्षा, बिजली, सड़क, रोजगार नहीं था, बल्कि यात्रा का विषय घुसपैठिया बचाओ था। यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय
बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव, हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर उत्तराखंड से, जहां कुदरत ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। लगातार एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। देर रात उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, कई घर मलबे की चपेट में आ गए। 10 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड को अगले 48 घंटे हाई अलर्ट पर रखा है। पर्वतों के बीच बसा चमोली का नंदानगर घाट बुधवार रात अचानक तबाही की चपेट में आ गया। पहाड़ों से बरसे पानी और मलबे ने पूरे गांव की तस्वीर एक झटके में बदल दी। तेज बारिश के साथ आए बादल फटने से देखते ही देखते 6 घर जमींदोज हो गए। खेतों में खड़ी फसल बह गई और खलिहान मलबे में बदल गए। अंधेरे में लोगों की चीख पुकार गूंज उठी। कई लोग भागकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे तो कुछ लोग मलबे में फंस गए। इस आपदा में कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है। आपदा के बाद राहत बचाव दल तुरंत हरकत में आ गया। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें घटना स्थल पर पहुंच गई। मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव दल लगातार अभियान चला रहे हैं। वहीं मेडिकल टीम को भी मौके पर भेज दिया गया है ताकि घायलों का इलाज तुरंत हो सके। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अपने टूटे घरों को देखकर मायूस हैं और सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे हैं। सितंबर में कुदरत के इस कहर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पहाड़ के लोगों का जीवन कितनी चुनौतियों से भरा है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई कच्चे मकान पूरी तरह से ढह गए। इस मानसून में राज्यों को काफी नुकसान हुआ है। 1500 से ज्यादा घर धराशायी हो चुके हैं। 417 लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी 45 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रदेश में भारी बारिश के चलते यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। तो सोमवार से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और गुजरात समेत देश के अलग अलग हिस्सों में गरबा और डांडिया की धूम मचने को तैयार है। तो इस बार कैसी चल रही है गरबा की तैयारियां, देखिए अहमदाबाद से केतन जोशी की रिपोर्ट। गुजरात में नवरात्रि से 3-4 महीना पहले ही गरबा क्लासेस शुरू हो जाते हैं। इस बार 3 ताली और डाकला स्टेप खिलैयाओं के पसंदीदा स्टेप रहने वाले हैं। गुजरात में हजारों क्लासेस में आपको ऐसा ही माहौल दिखेगा। मैं 2 साल से गरबा कर रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर गरबा करना शुरू किया। मुझे प्रैक्टिस करना भी अच्छा लगा, तो इस साल मैंने सोचा कि ये कंटिन्यू करा जाए। तो मैंने यहाँ आके गरबा वापस से सीखना शुरू किया और मैंने यहाँ पर आके 3 ताली हो गया, दाखला हो गया, ऐसी नई नई चीज़ें सीखी जो मुझे कभी मैंने जीवन में नहीं करी थी। मैं यहाँ लास्ट 2 मंथ से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे डाकला सीखना था स्पेशली, जिसमें हीच वेरिएशन या काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। काफ़ी मोटिवेट होती हूँ और ग्रुप के साथ करने में और भी मज़ा आता है। तो मेरी काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे ज्वाइन किया डाकला करने में, तो मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है यहाँ पे आना। पॉपुलर स्टेप के अलावा हर बार जिस पर लोग गरबा करते हैं वह टीटीडो, बेताली, दोडियू, हुडो और टप्पा रास भी लोग सीखने के लिए आते हैं। जिनको गरबा खेलना आता है वो भी नए स्टेप के कारण क्लासेस ज्वाइन करते हैं। धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और अभी का यूथ ऐसा है कि जो धीरे धीरे सब चीज़ सीख रहे हैं और सीखने के बाद उन लोग परफॉर्म करना
करने जाते हैं ग्राउंड में, और हर साल ऐसा होता है कि हर साल नए नए डांडिया के स्टेप्स आते हैं, गरबा के स्टेप्स आते हैं, और फिर उन लोग उसके साथ परफॉर्म करते हैं। और एवरी टाइम ऐसा होता है एवरी ईयर कि नए नए स्टेप्स ऐड होते हैं, जो हमारे प्राचीन अर्वाचीन स्टेप्स है उनके साथ नया वेस्टर्न भी ऐड होता है, नए नए स्टेप्स ऐड होते हैं, और उसके साथ फिर नया एडवांस होता जा रहा है गरबा अभी। पूरे देश में नवरात्रि के दौरान सही सुर ताल में गरबा खेलने का ट्रेंड युवाओं में बढ़ रहा है। प्राचीन और अर्वाचीन गरबा को मिक्स करके हर साल नए नए स्टेप आते हैं और उनको सीखने के लिए खिलैया काफ़ी बेताब रहते हैं, और इसीलिए महीनों पहले इस तरह की प्रैक्टिस आपको हर जगह देखने मिल जाएगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में गरबा की तैयारियां जोरों शोरों पर है। बात करें राजधानी दिल्ली की, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और गरबा नाइट में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो शॉपिंग के लिए कनॉट प्लेस के गुजराती लेन में जरूर जाइए, क्योंकि यहां पर आपको एक ही जगह पर डिजाइनर चनिया चोली से लेकर ट्रेंडी ज्वेलरी और एक्सेसरीज मिल जाएंगी। तो नवरात्रि से ठीक पहले कनॉट प्लेस में जो जनपद का इलाका है, यहाँ पर है गुजराती लेन, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और ये लेन खास तौर पर पॉपुलर है गरबा से जुड़ी वन स्टॉप शॉपिंग करने के लिए। तो मैं भी यहाँ पर आई थी और आप देख सकते हैं मैंने अपने लिए इस बार गरबा नाइट के लिए ये वाला लहंगा चुना है, क्योंकि इस बार ये जो लहंगा है अजरक प्रिंट इसको कहा जाता है, मिरर वर्क से लैस है, काफी खूबसूरत और लाइट वेट ये गरबा ड्रेस है। तो ये मैंने अपने लिए ले ली, तो सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स को भी यहाँ पर शॉपिंग कराऊं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेरों वैरायटी आपको मिल जाएगी। जिस भी कलर में आपको चनिया चोली चाहिए, जिस भी डिजाइन में आप सोचते हैं, अगर आप कहीं इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया पर कोई डिजाइन देख रहे हैं तो वो सब हूबहू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि ये जो पूरी गुजराती लेन है, खास तौर पर बजट में किस तरह से आप अपनी गरबा नाइट से जुड़ी शॉपिंग कर सकते हैं, उसके लिए काफी फेमस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो पिछले कुछ सालों में जो गरबा नाइट्स हैं उनका ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ा है, और यही वजह है कि इस मौके पर जो इस तरह की चनिया चोली है उसकी डिमांड भी बढ़ गई है। जो यहाँ पर सेलर्स हैं उनसे बात करते हैं, तो इस बार क्या कुछ खास है बताएं। अजरक प्रिंट ही खास है इस बार, जो मैंने पहना है आपने वही बहुत फेमस है इस बार, इसका ही क्रेज आया इस बार। अच्छा, तो कैसी हो रही है शॉपिंग इस बार? बहुत अच्छी, इसकी सेल बहुत अच्छी गई है हमारी। चलो, तो बहुत बढ़िया सेल यहाँ पर हो रही है। और इधर की साइड में आपको लेकर आऊंगी, दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से आपने ये ड्रेस ले ली और आप चाहते हैं कि कुछ इस तरह का बैग आप ले लें जो आपके पूरे ड्रेस को टीम अप कर सके और भी ज्यादा खूबसूरत बना सके पूरी लुक को, तो इस तरह के बैग्स यहाँ पर हैं। और अगर आप ज्वेलरी में कुछ एक्सेसरीज खरीदना चाहती हैं तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। हर तरह की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी या फिर सिल्वर ज्वेलरी यहाँ पर मौजूद है, जिसे आप चनिया चोली के साथ टीम अप कर सकते हैं। तो मेरी तो शॉपिंग हो गई, तो अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में आते हैं तो जरूर यहाँ पर भी आएं और एंजॉय करें गरबा शॉपिंग को। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।